और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हिमाचल भी केरला के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। कि विपक्ष का तो कहना है कि बिल्कुल नील बटे सन्नाटा बजट है ये। जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे रखी हैं उनके ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सरकार ने कुछ गेम्स तो बैन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काम सरकार नहीं कर सकती। हिमाचल की सेवा में समर्पित जनता की आवाज़, हमारे साथ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव भारद्वाज जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती अग्रावत। सर, आपके कंधों पर हिमाचल की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप हिमाचल का पूरा पक्ष एक तरह से केंद्र में रख रहे हैं। कितना मुश्किल आपके लिए हो पाता है या फिर कितना आसान है, और कितनी बारीकी से जो भी ज़रूरतें हैं हिमाचल की वो आप रख पा रहे हैं? धन्यवाद अपने इस पॉडकास्ट में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सांसद हूं कांगड़ा लोकसभा से, और जैसा कि आपने प्रश्न किया, मैं इसको एक सौभाग्य मानता हूं और एक बहुत बड़ा अवसर मानता हूं अपने लिए, क्योंकि मैंने बड़े लंबे समय तक पार्टी का काम किया है। करीब करीब 39 वर्ष हो गए, और मैं वस्तुतः यदि आपको कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आऊँगा। मुझे बहुत आनंद आता है संगठन का काम करने में, और विभिन्न जिम्मेवारियों पे मैंने काम किया, अभी भी कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में। लेकिन धन्यवाद करना चाहूँगा उस प्रभु का, मोदी जी का, और हमारी जो प्रदेश का नेतृत्व है कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इस लायक समझा कि उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वाया, और मैं सबसे अधिक धन्यवाद जो मेरी भगवान है जनता जनार्दन, उन्होंने चुनाव ऐसा लड़वाया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक मार्जिन से जताकर मुझे दिल्ली भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए जहाँ ये सौभाग्य है, अवसर है, वहीं मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने लोकसभा के जो विषय हैं उनको बड़ी बेबाकी से, बड़ी मजबूती से लोकसभा में उठाऊं, और मैं वो कर भी रहा हूँ। सर, हिमाचल पूरे देश को बहुत कुछ देता है, जल देता है, टूरिज्म देता है, लेकिन वापसी में हिमाचल को कहीं कुछ कम मिल पाता है। इस पर क्या कहेंगे? हिमाचल का नैसर्गिक सौंदर्य जो है उसका कोई जवाब नहीं है। जैसे आपने कहा हिमाचल जल देता है, लेकिन हिमाचल ने उसकी एवज में, जब हमारी वहाँ सरकार बनी थी, पहली बार इस देश में और प्रदेश में गैर कांग्रेसी जब सरकार बनी थी, तो हिमाचल ने उस जल की एवज में रॉयल्टी के रूप में 12% रॉयल्टी भी ली है। पर्यटन की दृष्टि से लाखों पर्यटक हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक सांसद के नाते, अगर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, तो जो जो फैसिलिटीज़, जो जो संभावनाएं पर्यटक की दृष्टि से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, पर्यटन की दृष्टि से, वो अभी नहीं बन पाई हैं। तो उसके लिए मैं लोकसभा में भी बड़ी बेबाकी से इन सबको रख रहा हूँ। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आप एक उदाहरण दूँ मैं, केरल है, वहाँ का इकोनॉमी टूरिज़्म है, और टूरिज़्म भी केवल बैक वाटर टूरिज़्म है। मैं अपने हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैंने लोकसभा में कहा, पिछली बार मैंने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिला कांगड़ा में पौंग बांध लेक है, जिला चंबा में चमेरा लेक है। वहाँ केरला में तो आपको आसपास केवल नारियल के पेड़ दिखेंगे। यहाँ यदि उस पौंग बांध की लेक के सामने देखें तो धवल धौलाधार खड़ा है, और चंबा चमेरा लेक के सामने देखें तो हरे भरे जंगल और साथ में मणि महेश कैलाश सामने खड़ा है। तो वहाँ हम बैक वाटर टूरिज्म क्यों एक्सप्लोर नहीं कर सकते? इसके लिए बड़ी बेबाकी से रखा है, लेकिन केंद्र केवल धन उपलब्ध करवा सकता है। रेजोल्यूशन, डीपीआर, ये हिमाचल सरकार का काम है। तो इसलिए इस दृष्टि से कोशिश कर रहे हैं कि जो हिमाचल इतना कुछ देता है, बदले में भी लेने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर तो अड़चन या रुकावटें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी आप हैं। हिमाचल में हम नहीं है। हाँ, बट फिर भी यहाँ नहीं, उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र केवल धन उपलब्ध करवा सकता है। हाँ। जैसे मैंने बैक वाटर टूरिज्म की बात की है, उसके लिए रेजोल्यूशन प्रदेश सरकार जब केंद्र को भेजेगी, अच्छा, उसका एक डीपीआर बनाकर जब केंद्र को भेजेगी, तब केंद्र उसके लिए धन उपलब्ध करवा सकता है, वरना केंद्र एट इट्स ओन कुछ नहीं कर सकता।
अच्छा, आपने केरला का जिक्र किया। केरला में टूरिज़्म की बात की कि वहाँ पर टूरिज़्म के अलावा कुछ नहीं है, बट केरला का लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अभी भी सुधारने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के युवा बाहर ना जाए, वहाँ पर रोज़गार उनको मुहैया हो सके, मिल सके, लेकिन ऐसा नज़र नहीं हाँ, आता। केरला में लिटरेसी रेट 100% है, लेकिन 97 पॉइंट समथिंग। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी युवा जागरूक हो रहा है। हर जगह अब स्कूल्स, कॉलेजेस, इनका निर्माण हो रहा है। अब हिमाचल भी इसमें काफ़ी आगे निकल चुका है। अब हिमाचल के छात्र राष्ट्रीय स्तर की जितनी स्पर्धाएं हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कल्चरल है, उसमें हिमाचल के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये आने वाले समय में एक अच्छा लक्षण भी है, और आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि हिमाचल भी केरला के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हिमाचल भी केरला के आगे जाए, केरला को क्रॉस करके केरला के आगे जाए। अच्छा, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, वायरल कंटेंट की हम बहुत बात करते हैं। हिमाचल टूरिज़्म प्लेस है, कसौल एक जगह है वहाँ पर। अगर आए दिन आप वीडियोज़ देखेंगे, इंस्टाग्राम रील्स खंगालेंगे, तो कसौल को लोगों ने, युवाओं ने ख़ास तौर पर बना दिया है नशे की जगह, कि कसौल जाते हैं सिर्फ नशा करने के लिए जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहें? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये आप मानते हैं ना ये बात? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कसौल इतनी सुंदर जगह इतनी है। खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ गया हूँ, इतनी सुंदर जगह है, लेकिन कसौल को बदनाम कर दिया है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हिमाचल सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस विषय पे गंभीरता से ध्यान दें। कसौल बदनाम हो चुका है, और कसौल इंटरनेशनल मैप पर है। हाँ, और इंटरनेशनल मैप पर यदि हिमाचल के इस छोटे से स्थान, जो इतना खूबसूरत है, नशे के लिए जाना जाएगा, तो ये एक अच्छा लक्षण नहीं। हर यूथ वहाँ जाता है कसौल में, वो खुद बोलता है। ऐसी तमाम रीलें वायरल होती है जिसमें ये कहा जाता है कसौल इसी चीज़ के लिए, मतलब युवा तो उसी नशे के लिए वहाँ पर जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महीनों पहले एक मामला यहाँ से हुआ था, मैं जगह भूल रही हूँ, बट वो हिमाचल का मामला था। एक बच्ची थी जिसके साथ उसके टीचर, शायद उनका नाम अशोक था, उन्होंने कुछ बदसलूकी की थी, और वो इतनी ट्रॉमा में चली गई कि कई महीनों तक वो कोमा में रही, और फिर उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। ये मामला शायद आपके संज्ञान में भी आया हो। मामला शायद रैगिंग को लेकर था, यौन शोषण को लेकर। नहीं, ये तो एक आई वुड से इट्स ए ब्लॉट। आज के सभ्य समाज में, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यदि रैगिंग हो रही हो, तो वो तो धब्बा है। और ये तो मैं सीधा सीधा मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन है, उस बारे में बड़ा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा नया नया कॉलेज में आता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कॉलेज से निकला हूँ, मैंने डॉक्टरी की है, हमें पता है हमारे समय में कैसे रैगिंग होती थी। हम लोग तो दुखी हो जाते थे, घर की तरफ भागते थे। लेकिन अब ऐसा कानून बन गया है कि एक इट्स ए क्राइम रैगिंग करना। अगर उसके बावजूद भी किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है, और किसी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, यदि उसने इसके लिए सुसाइड कर लिया है, सुसाइड नहीं किया था, बट वो इतने ट्रॉमा में चली गई कि वो बच ही नहीं पाई, जबकि उसकी फैमिली ने उसको लगातार बहुत हेल्प। ये धर्म मेरे लोकसभा क्षेत्र का है, मैं गया था वहाँ पे। लेकिन ये अपने आप में एक धब्बा है, और इसके लिए प्रदेश सरकार को इसके विषय में गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसमें जो कोई भी हो, जो दोषी पाया जाए, कोई टीचर है, यदि कोई स्टूडेंट है, जो कोई भी दोषी पाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल बजट आया है, इस बजट को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का तो कहना है कि बिल्कुल नील बटे सन्नाटा बजट है ये। अब मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इस बार का जो बजट है, उस बजट को समझने के लिए ये जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको भी 3 दिन लग गए। तो ये जो ना समझ हैं, जो समझना चाहते ही नहीं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये बजट 2047 में जो प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है, 140 करोड़ जनता जनार्दन के दम पर जो टारगेट लिया है, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व के बड़े बड़े देशों के समकक्ष खड़ा हो जाएगा, उसकी दौड़ में ये नींव का काम करेगा। ये बजट महिला, युवा, किसान और गरीब, इनका परख बजट है। अब ये जो नील बटा नील बोल रहे हैं, इनको समझने में अभी 10 दिन और लगेंगे। अच्छा,
किसानों के लिए तो एआई टूल्स की भी बात की गई है। हम लोग अब विश्व की स्पर्धा में हैं। भारत जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, हम इकोनॉमी रेट में 11वें नंबर पर थे। आज भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है और 2029 में भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा होगा और 2047 का जो लक्ष्य है विकसित राष्ट्र भारत को बनाना है, उसकी दृष्टि से ये बजट जो है उस मजबूत नींव का काम करेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। तब भारत भी डिजिटल में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन भी हैं जो हमें अभी समय रहते ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे एक ऑनलाइन गेमिंग का मामला है। अभी हाल फिलहाल में 3 बच्चियों ने, एक ही फैमिली की बच्चियों ने सुसाइड कर ली। 14, 16 और 12 साल की तीनों बहनें। कोरियन लव स्टोरी समथिंग गेम था, वो खेलती थी। ऐसे एक ब्लू व्हेल गेम आया था। तो बच्चों को डिजिटल मुहैया कराने के साथ साथ और इस तरह के गेम से भी बचे रहें, इस पर भी जोर देना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो 2 दिन पहले घटी है दिल्ली के आसपास, गाजियाबाद के पास शायद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा में मैंने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर प्रश्न भी किया था और लोकसभा में ये मामला भी मैंने रखा था और सरकार ने कुछ गेम्स तो बैन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काम सरकार नहीं कर सकती। इसके लिए समाज और पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। बच्चे यदि मोबाइल चला रहे हैं तो माँ बाप को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या देख रहे हैं। आजकल ना माँ बाप के पास समय है, माँ बाप अपने में है, बच्चे अपने में है। बात से ही सर, एजुकेशन काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी थी, तो चाहते ना चाहते हुए भी बच्चों लैपटॉप के का ऊपर सहारा ध्यान लेना रखने पड़ता की था। आवश्यकता है, क्योंकि जो घटना आपने देखी और सुनी, जो हुई है घटना अभी 3 दिन पहले, ये बहुत भयंकर घटना है, बहुत भयंकर घटना है। मतलब बच्चे उस गेम में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उन्होंने अपने माता पिता की चिंता भी नहीं की। 3 बेटियां घर की और तीनों की तीनों बेटियां बहनों ने इकट्ठे सुसाइड कर लिया। तो कितने उनके दिलो दिमाग में ये सारा घटनाक्रम छा गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, मैं 5 नाम लूंगी और जो भी सबसे पहले आपके जहन में आएगा वो कहिएगा आप। कंगना रनौत। जी, रैपिड फायर राउंड, जो भी आपके जहन में सबसे पहले कुछ भी उनका नाम सुनते ही आता है वो आपको कहना है, ठीक है? 5 नाम लूंगी मैं। तो पहला नाम है कंगना रनौत। अब मेरे साथ लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट हैं, हाँ। और विक्रमादित्य। कांग्रेस के मंत्री हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। ओके। जयराम ठाकुर। जननायक हैं हिमाचल प्रदेश के। प्रीति जिंटा। ज़्यादा तो जानता नहीं, अभिनेत्री हैं। हिमाचल की हैं इसलिए। हिमाचल की हैं हमारी। प्राइम मिनिस्टर हिमाचल- मोदी। मोदी जी विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनको आने वाले समय में परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रूप में जाना जाएगा। ऐसे विश्व विख्यात नेता नरेंद्र भाई मोदी हमारे नेता हैं। राहुल गांधी। अपरिपक्व। ठीक है। तो अब सर मेरा आखिरी सवाल जाते जाते, हिमाचल को और मजबूत किस तरह बनाने की, उस दिशा में किस तरह काम कर रहे हैं आप? हिमाचल को अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे। हिमाचल को पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। हिमाचल को अपनी फजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि पैसे दीजिए, और अपने जितने मित्र लोग हैं 4-4, 5-5 सलाहकार बना रखे हैं उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इसके ऊपर रोक लगनी। इस पे रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो जनता नहीं है, वो मेरी भगवान है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनके चरणों में शत शत नमन करता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा में आपने सांसद बना के भेज दिया, और जो उम्मीदें उन्होंने मुझसे रखी हैं उनके ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पुनः मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।